साथियों नमस्कार एंड वेरी नाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी तक राजनीति विज्ञान में हमने कुछ बेसिक्स या कुछ फंडामेंटल्स की चर्चा की है। आज से विचारकों को हम शुरू करने जा रहे हैं। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपिकल है, इसको समझना पड़ता है। समझने के साथ साथ कुछ चीजें होती जिसको दिमाग में हमेशा बिठा के रखना पड़ता है। विचारों की श्रृंखला में अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसके आधार पे विचारकों को हम बांट सकते हैं। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जहां से राजनीति शास्त्र के अध्ययन के विषय के रूप में शुरुआत मानी जाती है, या ये कह सकते हैं जहां से विचारकों ने राजनीति शास्त्र के बारे में सबसे पहले कुछ व्यवस्थित रूप से कहना शुरू किया। हम बात कर रहे हैं साथियों एथेंस या यूनान की या ग्रीस की। यहां पर आप देखेंगे कि प्राचीन काल से ही, अगर हमारे देश में आप देखेंगे बुद्ध और महावीर होते थे जो दार्शनिक पद्धतियों दर्शन को लेकर के क्या करते थे, अपने विचार देते थे। उसी समय यूनान में आप देखेंगे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक होते थे जिन्होंने राजनीति के संबंध में बहुत ही व्यवस्थित बातें की हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में व्यवस्थित बातें करने वाले प्राचीन समय में नहीं थे, हमारे देश में भी थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विष्णुगुप्त चाणक्य। लेकिन शुरुआत हम वहां से करते हैं जहां से विचारों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। शुरुआत में हम सुकरात लेते हैं। देखिए यहां पर एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान रखने की। जब हम सुकरात की बात करते हैं तो सुकरात के साथ प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर महान की जो इंटर रिलेशन है, आपसी संबंध है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है साथियों। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या है? जो सुकरात है ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा दार्शनिक है। सुकरात का जो शिष्य है वो प्लेटो है, प्लेटो का शिष्य अरस्तु है और अरस्तु का शिष्य है साथियों सिकंदर महान। सिकंदर महान जैसा शिष्य है अरस्तु का, तो आप सोच सकते हैं प्लेटो और सुकरात कितने बड़े दार्शनिक और गुरु रहे होंगे। फिर से क्रम को उल्टा देख लें तो सिकंदर महान का गुरु कौन है? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन है? प्लेटो। और प्लेटो का गुरु कौन है? टीचर कौन है? ध्यान रखिएगा, सुकरात। तो आज हम शुरुआत करते हैं साथियों सुकरात से ही। यह प्राचीन यूनानी दार्शनिक है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुकरात आपके सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन नहीं है। सुकरात आपके सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? सुकरात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप प्लेटो पढ़ते हो या अरस्तु पढ़ते हो, सबसे पहले हम प्लेटो की बात करें। प्लेटो ने जो अपने विचार दिए हैं उन विचारों में सुकरात के विचारों का एक मिरर इमेज या प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। तो आवश्यकता यह है कि सुकरात के उस आधार को हम पहले जान ले जो आधार प्लेटो के विचारों में मिलता है। फिर प्लेटो से वही विचार कहां ट्रांसफर होते हैं? अरस्तु में। वो बात अलग है कि थोड़ा सा गुरु और शिष्य के बीच में मतभेद भी दिखाई देते हैं, लेकिन उन मतभेदों की चर्चा हम देखेंगे प्लेटो और अरस्तु में। अभी सुकरात के विचारों का जो एक फ्लो, एक प्रवाह प्लेटो तक हुआ है, उसको हम सुकरात के नाम से जान लेते हैं। उसके बाद प्लेटो में हम देखेंगे प्लेटो ने किस प्रकार से उसको मॉडिफाइड वे में परिष्कृत करके किस प्रकार से प्रस्तुत किया। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुकरात को हम प्रथम राजनीतिकर्ता नहीं मानते, राजनीति शास्त्री नहीं मानते। कारण क्या है? सुकरात एक दार्शनिक था साथियों। इसने कभी किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। चूंकि इसने ग्रंथ की रचना नहीं की, इस वजह से इसके बारे में जानकारी के लिए हमें अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है ज़ेनोफोन के लिटरेचर्स। ज़ेनोफोन ने जो साहित्य लिखा है उसमें सुकरात को क्या किया है? ध्यान रखिएगा, सुकरात को एक पारंपरिक विचारक के रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा आपके पास एविडेंस है सुकरात को जानने का, दूसरा साक्ष्य है या दूसरे प्रमाणित तथ्य हैं, वो प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। प्लेटो, ध्यान रखिएगा, सुकरात को क्या मानते हैं? बौद्धिक जगत में एक चुनौती, बौद्धिक जगत में एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करते हैं सुकरात को प्लेटो। तो यहां पर जो प्लेटो के विचार हैं वो सुकरात के बारे में जानकारी के ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा सधे हुए और ज्यादा प्रमाणिक विचार माने जाते हैं। साथियों सबसे पहले कुछ इनिशियल बता दें आपको कि जब हम सुकरात की बात करते हैं तो सुकरात था क्या? प्लेटो का गुरु था, एक महान प्राचीन दार्शनिक था यूनान का। और इसका जो लाइफ स्पान है साफ साफ दिख रहा है आपके सामने लिखा हुआ साथियों, 469 से 399 बीसी। 469 से 399 बीसी। कहीं कहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश में यही काल किसका था? बुद्ध और महावीर का काल था, जो काल सुकरात का यूनान में था। दोनों की पृष्ठभूमियां, दोनों के जलवायु प्रदेश अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं भी बहुत अलग अलग हैं। साथियों यहां पर सुकरात के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है जो जरूरी है कि सुकरात जहां जिस देश में रहता था उसी देश में उसे जहर देकर के, विष देकर के उसको मृत्यु दे दी गई। मृत्यु का क्या कारण था उसको आगे हम चर्चा में लेंगे। अभी आपको क्या करना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि सुकरात के कौन कौन से विचार हैं और उन विचारों को हम कैसे सीख सकते हैं परीक्षा के प्रयोजन से। सबसे पहली बात है कि सुकरात का जो 469 से 499 बीसी का काल है। बीसी का मतलब क्या होता है साथियों? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। शून्य
से 33 वर्ष की आयु थी ईसा मसीह की, उसके बाद उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। ध्यान रखिएगा, रोमन गवर्नर पोंटियस की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन हमारे लिए काम की बात यह है कि जो लाइफ स्पान है जीसस क्राइस्ट का, उसके पहले का समय, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय जो होता है वो क्या कहलाता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। उसके बाद का समय एडी या एनो डोमिनी कहलाता है, या जिसको बोल सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा 33 वर्षों के समय को लेके बड़ा एक, जिसको बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है कि कई इसको मानते हैं कि इसको बीसी में रखना चाहिए, कई इसे मानते हैं कि इसको एडी में रखना चाहिए। लेकिन यहां पर केवल ध्यान रखिएगा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का जो समय होता है उसको हम ईसा पूर्व या बीसी से दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट से बहुत पहले ये सुकरात हुए थे, सुकरात जैसे दार्शनिक हुए थे। इवन प्लेटो भी जीसस क्राइस्ट के पहले हुए थे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सुकरात के बारे में जो जानकारी मिल रही साथियों उसको लिखते भी जाइएगा। मैं आज थोड़ा सा स्लो इसलिए चलूंगा क्योंकि आपको ये नोट डाउन भी करना है। कोशिश करिएगा, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कलम चला करके लिख लें। कलम चला करके लिखेंगे साथियों तो वो चीजें लिखते समय एक बार याद हो जाती है। जल्दी से इसको लिख लेंगे। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं जैसे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जो सुकरात है वो प्लेटो के गुरु के रूप में जाना जाता है और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। जो गुरु शिष्य परंपरा रही है साथियों, यहां पर लिखा है मैंने गुरु शिष्य परंपरा, इसमें सुकरात क्या है? प्लेटो का गुरु है, प्लेटो अरस्तु का गुरु है और अरस्तु सिकंदर महान का गुरु है। साथियों यहां पर लिखा है सुकरात के बारे में जो जानकारी है, चूंकि सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा तो उसके बारे में जानकारी या तो ज़ेनोफोन के ग्रंथ से मिलती है या प्लेटो के ग्रंथ से मिलती है। ज़ेनोफोन के ग्रंथ से सुकरात के बारे में कैसी जानकारी मिलती है कि सुकरात एक पारंपरिक, ध्यान रखिएगा, विचारक था। लेकिन अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो ने सुकरात को क्या माना? बौद्धिक जगत में एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया। यह बात बिल्कुल सही थी क्योंकि सुकरात जिस समय था उस समय अपने समय की अपेक्षा बहुत आगे था। इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है आपका, अब हमने आपको बताया था कि प्लेटो का जो ग्रंथ है, प्लेटो का जो ग्रंथ है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है किसके बारे में जानने के लिए? ध्यान रखिएगा, सुकरात के बारे में जानने के लिए। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, देखिए कि प्लेटो ने संवाद शैली में अपने ग्रंथों को लिखा है। देखिए सबसे पहली बात है, संवाद शैली का मतलब क्या होता है? प्रश्नोत्तर शैली। मतलब एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, कई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर म्यूचुअल रूप से दिया जा रहा है, फिर एक प्रमाणिक उत्तर कौन देता है? जो प्रमुख प्रवक्ता होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से स्टोरी टाइप से रिपब्लिक नामक एक ग्रंथ की रचना की है। किसने? प्लेटो ने। प्लेटो ने जो रिपब्लिक नामक ग्रंथ की रचना की है साथियों, उस ग्रंथ में सुकरात को एक प्रमुख प्रवक्ता बनाया है और सुकरात के मुख से ही सारे विचारों को कहलवाया है। ध्यान रखिएगा, इवन जो प्लेटो के भी अपने विचार हैं, उन विचारों के लिए भी उसने सुकरात के प्रवक्ता के पद या स्थान का यूज किया है और अपनी बातों को भी क्या किया है? सुकरात के मुख से कराया है। तो इससे आपको पता चलता होगा कि सुकरात के जीवन का, सुकरात के विचारों का प्लेटो के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। इस पे आगे प्लेटो में भी चर्चा करेंगे। साथियों यहां पर आपको यही चीज लिखी गई है, देखेंगे प्लेटो ने अपने ग्रंथों को संवाद शैली में लिखा है और उसमें सुकरात को प्रमुख प्रवक्ता बनाकर प्रस्तुत किया है। लिखा है सुकरात के मुख से सभी प्रश्नों के उत्तर और चर्चाओं के निष्कर्ष को बताया है। साथियों यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह कहा जाता है इसीलिए कि प्लेटो का जो चित्रण है वो सुकरात के विचारों का प्रमाणिक प्रतिनिधि माना जाता है। यह चीज ध्यान रखिएगा, जो सुकरात के विचारों का प्रमाणिक प्रतिनिधि है वो कौन है? प्लेटो का चित्रण है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है साथियों जो आपके सामने मैंने रखी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चर्चाएं हैं, अब हम देखते हैं कि जो सुकरात के विचार हैं उन विचारों को हम किस तरह से वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं। सुकरात ने मूल रूप से 3 अलग अलग विचार दिए हैं। पहला तर्क विद्या का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा साथियों, तर्क विद्या का सिद्धांत। दूसरा दिया है साथियों प्रयोजन मूलक सिद्धांत और तीसरा दिया है आकृति सिद्धांत या ज्यामिति सिद्धांत। तर्क विद्या का सिद्धांत सामने लिखा हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे प्रयोजन मूलक सिद्धांत और तीसरा आकृति या ज्यामिति सिद्धांत। ये लिख दिया मैंने। जो आपके सुकरात के विचार हैं इन 3 अलग अलग वर्गों में बांट करके हम समझेंगे। तर्क विद्या का सिद्धांत, प्रयोजन मूलक व्याख्या और उसके बाद आकृति सिद्धांत, ठीक है ना। ये सुकरात की मौलिक देन मानी जाती है। क्या मानी जाती है साथियों? मौलिक देन मानी जाती है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एक करके हम चीजों को डिस्कशन में लेते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर ले साथियों। चलिए मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं साथियों। अब यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सिद्धांत है वो तर्क विद्या का सिद्धांत। क्या है तर्क विद्या का सिद्धांत? है देखिए सुकरात ये कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति होती है साथियों ये एक मानसिक क्रिया। ज्ञान प्राप्ति क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक क्रिया है। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो शारीरिक मेहनत से तो नहीं होता, मन से, मेंटल, ठीक है ना, बुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है।
अब जो ज्ञान प्राप्त होता है कैसे होता है, मान लीजिए प्रकृति की किसी वस्तु को आपने देखा, प्रकृति की कोई वस्तु को देखा, सपोज मान लीजिए आपने किसी पेड़ पौधे को देख लिया, किसी जंतु को देख लिया, तो उसके बारे में आप देखेंगे कि आपके दिमाग में क्या आएगा, कोई विचार आएगा। जब उस वस्तु का आप निरीक्षण करेंगे, प्राकृतिक वस्तु का, प्रकृति संबंधित किसी भी पक्ष का निरीक्षण करेंगे तो आपके मन में एक विचार आएगा साथियों। जो विचार आएगा क्या वो सत्य है, क्या वो सत्य है? निरीक्षण के द्वारा आपने जिन चीजों का पता लगाया कि भाई ये पेड़ है, ये ऐसा है वैसा है, इसके ये गुणधर्म है, इसकी ये हानियां हैं, या ये जानवर का ऐसा ऐसा उपयोग हो सकता है, आपने मान लीजिए सारी बातों का क्या किया, दिमाग में निरीक्षण करके एक विचार ग्रंथ बना लिया। ये जो विचार ग्रंथ आपने बनाए अपने दिमाग में, क्या वो सत्य के ज्यादा निकट है? तो सुकरात कहते नहीं, वो सत्य के निकट नहीं है, क्योंकि आपने जो वस्तुओं का निरीक्षण किया है वो आपने शुरुआत की है, आपने शुरुआत की है। अब इसके बाद सत्य का पता लगाना है, मतलब एक सटीक ज्ञान तक पहुंचना ही सत्य है। ठीक है, जो सटीक ज्ञान है वही सत्य है, सत्य का पता लगाना है। तो आवश्यकता किस बात की होती है साथियों? सुकरात कहते हैं आवश्यकता है इसमें वार्तालाप की, वाद विवाद की या तर्क विद्या की। लिखा हुआ है वार्तालाप की, वाद विवाद की या तर्क विद्या की। इस पूरी चीज को मैं एक बार पढ़ देता हूं साथियों, नोट डाउन करते जाइएगा, शॉर्ट एंड स्वीट ये आपके नोट्स बनते चले जा रहे हैं। देखेंगे सुकरात के अनुसार ज्ञान प्राप्ति एक मानसिक क्रिया है। ये लाइन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति क्या है? एक मानसिक क्रिया। छोटी छोटे से पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने, ठीक है। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल वस्तुओं का निरीक्षण पर्याप्त नहीं है। आपको क्या करना है? प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना है, प्रकृति के किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए वस्तु का निरीक्षण केवल पर्याप्त नहीं होता साथियों। जरूरी क्या होता है? निरीक्षण के बाद अगर सत्य का पता लगाना है तो वाद विवाद, वार्तालाप या तर्क विद्या जरूरी होती है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिए साथियों, जल्दी से 5 सेकंड में, फिर आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत अच्छे से शॉर्ट में चीजों को मैंने लिखा है ताकि आप उन चीजों को बड़ी आसानी से ग्रैस्प कर सकें। अब साथियों आप देख रहे हैं कि तर्क विद्या ये बोल रही है कि आपने किसी चीज का निरीक्षण किया, आपने किसी चीज का निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद मन में विचार बनाया तो ये विचार सत्य के करीब नहीं। सुकरात कहते हैं कि सत्य के करीब विचार तब आएगा जब आप तर्क करके अन्य दूसरों के विचारों को उसी संदर्भ में जान करके, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को देखा, गाय को देखा, गाय में के बारे में अपने विचार बनाए, अपने विचार बनाने के बाद और लोगों के विचारों को जाना, ठीक है ना। इन सारे विचारों के बीच में क्या हुआ? जो विरोधाभास हुआ उससे असत्य के भाग को काट करके अलग निकाला, फिर जो शेष बचेगा वो अपेक्षाकृत अधिक सटीक ज्ञान होगा या सत्य के करीब का ज्ञान होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों, ध्यान रखेंगे। यही चीज यहां पर लिखी है कि अगर आपको क्या करना है, सटीक ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य का पता लगाना है तो आपको तर्क करना पड़ेगा। और जो तर्क की शुरुआत होगी वो कहां से होगी साथियों? प्रकल्पना से होगी। कहां से होगी? प्रकल्पना से। सबसे पहले क्या किया जाएगा? सामने लिखा है साथियों, प्रकल्पना या हाइपोथेसिस का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है आपने जो निरीक्षण करके अपने मन में विचार बनाया उस विचार को आप औरों के सामने रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद क्या होगा? देखेंगे कि प्रकल्पना की जांच होगी। जांच होने का मतलब क्या होता है? आपने अपनी बात रखी आपने अपनी बात रखी, उस बात पर अन्य लोग क्या करेंगे? अपने अपने विचार देंगे, अपने अपने विचार देंगे। जब सभी के विचार उस बिंदु पर या उस विचारित वस्तु या पदार्थ पर आ जाएंगे, आने के पश्चात क्या होगा? सही गलत का निर्णय होगा। आने के पश्चात क्या होगा साथियों? सही गलत का निर्णय होगा। सही गलत का निर्णय मतलब आपने निरीक्षण करके जो विचार बनाया है वो सही है, या अन्य लोगों ने जो विचार दिया उनमें से किसी का विचार सही है, या सभी के थोड़े थोड़े से विचार सही हैं और सभी को लेकर के आपने क्या किया? संपुष्ट विचार बना लिया। अब साथियों यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, क्या सुकरात कहते हैं कि जो प्रकल्पना है अगर वो सही या गलत जैसी भी हो रही है, सही या गलत जैसी भी हो रही है, साफ साफ लिखा है सही गलत के निर्णय को इस बात से ना जोड़ा जाए। किस बात से ना जोड़ा जाए? कि उसे स्वीकार करने के क्या परिणाम होंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रकल्पना आपने ली किसी वस्तु के बारे में, प्रकृति की किसी भी वस्तु या पदार्थ के बारे में, उस प्रकल्पना के बारे में आपने क्या किया? सबसे पहले जांच के लिए उसको सबके सामने प्रस्तुत किया, औरों के विचार भी उसमें क्या किए? ले लिए। अब सभी के विचार लेने के बाद साथियों उसमें क्या हुआ? सभी के विचार लेना मतलब एक सामान्य चर्चा करना, वार्तालाप करना, या थोड़ा सा अधिक तीव्र वार्तालाप हो जाता है तो वाद विवाद करना। अब उसमें क्या होगा? एक क्रीम निकलेगा। क्रीम निकलेगा मतलब सब अपने अपने विचार देंगे, तो हो सकता है आपको अपने विचारों को बदलना पड़ जाए, अपने विचारों को बदलना पड़ जाए, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने जो विचार सोचा है उस पदार्थ के या वस्तु के बारे में उससे अधिक अच्छा तो बाकी लोगों ने सोचा है, तो आप उनके विचारों को क्या करेंगे? अपनाएंगे। मतलब आपका ज्ञान अधिक सटीक हो जाएगा। अब आपका जो सटीक ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को लेने के पश्चात
अब क्या कर रहे हो आप? प्रकल्पना को सिद्ध कर लिया आपने सही गलत के निर्णय के पश्चात। अब उसके बाद उसको स्वीकार करने के क्या अच्छे या बुरे परिणाम होंगे, इसकी चर्चा सुकरात करने से मना करते हैं। सुकरात कहते हैं इसकी चर्चा नहीं करनी है कि इसके क्या होंगे अच्छे परिणाम, क्या होंगे बुरे परिणाम। केवल क्या करना है, आपको यह जानना है कि तत्संबंधी पदार्थ या वस्तु के बारे में सही ज्ञान या सटीक ज्ञान क्या है। उसको आप अपनाते हैं या नहीं अपनाते, उससे क्या लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, वो एक अलग तथ्य है, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। साथियों जल्दी से लिख लीजिए, मुझे उम्मीद है चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। बहुत अच्छे से चीजों को शॉर्ट में मैंने बताया, उसको नोट डाउन करते जाइएगा साथियों। चलिए, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा समय दे रहा हूं साथियों, ये विचारक हैं और विचारकों के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद भी लगता है कि चीजों को सीखने में कठिनाई जा रही है। अब इसके बाद आपको कठिनाई बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस इन चीजों को ध्यान से सुन करके आपको मस्तिष्क में रखना है। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा कि विचारकों को पढ़ने, समझने और हमेशा याद रखने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? हर एक विचारक की एक मिरर इमेज, एक प्रतिबिंब आप दिमाग में बना लीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, खिलाड़ियों को आप मन में विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की एक इमेज बना करके रखें, या आप देखेंगे हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर्स की एक इमेज बना करके रखें। वैसे ही एक इमेज बना करके रखिए आप किसकी? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और उस इमेज के साथ कुछ बातों को, जैसे हमने सुकरात की बात कह दी, तो सुकरात में आपने कहा कि ये यूनान का सबसे पुराना दार्शनिक है, मतलब एक वयोवृद्ध व्यक्ति होगा, ठीक है। सबसे पुराना दार्शनिक के मतलब जो बात कहेगा उस बात को लिखने की कोई जरूरत नहीं महसूस करेगा, केवल मुंह से वो क्या करेगा, अपनी बातें कह देगा। और बात वो कहेगा जो बिल्कुल सटीक होगी, क्योंकि घर में जो बड़े लोग होते हैं हमेशा वो सही बात करते हैं, ठीक है ना। सही बात मतलब देश, समाज, काल और परिस्थितियों को देख करके वो सही बात, सही निर्णय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। वो बात अलग है कि वर्तमान समय में जनरेशन गैप की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन उसको आपको नहीं सोचना, केवल कैसे आप विचारकों को याद रख सकते हैं इसको दिमाग में आपको रखना है। अब ध्यान रखेंगे साथियों, आपने एक मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज में आपने क्या किया, कुछ सेंटेंसेस लिख लिए उस विचारक के नाम के साथ। जैसे मैंने बोल दिया सुकरात, तो सुकरात आपको देखना पड़ेगा, ये तो ओल्ड एज, एक वयोवृद्ध व्यक्ति है जो लिखेगा नहीं, मतलब इसके कोई ग्रंथ नहीं है, नहीं लिखेगा तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा? तो इसके शिष्यों ने कुछ लिखा होगा, उसमें इसके बारे में बताया होगा, ठीक है ना। पता चल गया प्लेटो के ग्रंथ से और ज़ेनोफोन के ग्रंथ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, इसने कहा क्या था? तो प्लेटो ने बताया, इसने कहा था तर्क विद्या, इसने कहा था प्रयोजन मूलकता, इसने क्या कहा था? आकृति सिद्धांत। ऐसे आपने क्या किया, चीजों को, स्टेटमेंट को शॉर्ट में आपने किसी एक विचारक के नाम के साथ जोड़ लिया। अब यह प्रतिबिंब आपके दिमाग से कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। बस इसको करने का एक व्यवस्थित तरीका अपना लीजिए। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपको विचारकों के साथ ऐसा करना है, जितने भी 15, 18, 20 विचारक हम करेंगे उसमें हर एक के साथ एक मिरर इमेज बनाइए और शॉर्ट में सिनॉप्सिस के रूप में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ पॉइंट्स, कुछ पंच वर्ड्स उससे जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अब नेक्स्ट डिस्कशन में लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत है, किसका नेक्स्ट सिद्धांत है? ध्यान रखिएगा, सुकरात का, जिसको क्या कहा जाता है? सुकरात की प्रयोजन मूलक व्याख्या। सुकरात की प्रयोजन मूलक व्याख्या। अब ये जो प्रयोजन मूलक व्याख्या, ये क्या कहता है? ये कहता है, बहुत ही शानदार सिद्धांत है साथियों, और ऐसा लगता है 3000 साल पहले इस व्यक्ति ने ये क्या कह दिया कि आज भी वो चीजें उतनी ही प्रासंगिक हैं, आज भी वो चीजें उतनी ही रेलेवेंसी रखती हैं। साथियों इसने कहा प्रयोजन मूलक व्याख्या में कि हम किसी व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति के जीवन को केवल जो भौतिक कारण होते हैं, फिजिकल नीड्स, फिजिकल कॉजेस होते हैं, केवल वही बस नियंत्रित नहीं करते, उसके साथ साथ उसके जीवन को, उसके उद्देश्य, ध्येय या साध्य भी नियंत्रित करते हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत सीधी बात है साथियों। सुकरात ये कहता है कि व्यक्तियों को, जीवन को केवल उसकी भौतिक आवश्यकता या भौतिक कारण बस उसको नियंत्रित नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा उसके जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य इत्यादि भी उसे क्या करते हैं, उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसके लिए एक बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं। सुकरात ने उस एग्जांपल को अपने ऊपर क्या कर दिया, सिद्ध करके बताया। देखिए, सुकरात को जब मृत्युदंड 399 बीसी में दिया गया था, इस चीज को मैं लिखता भी जाऊंगा एग्जांपल के रूप में। सुकरात को मृत्युदंड कब दिया गया था साथियों? ध्यान रखिएगा 399 बीसी में, ठीक है। जब इसको मृत्युदंड दिया गया, क्यों दिया गया उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा साथियों आपके साथ। एक्चुअल था क्या, सुकरात एक बुद्धिजीवी था
और एथेंस में जो लोकतंत्र चल रहा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था आज के जैसी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सब लोगों के, जिसको बोल सकते हैं ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ऐसा कुछ उस नगर राज्य में चल रहा था। नगर राज्य, उस समय राष्ट्र राज्य की बात नहीं होती थी, नगर ही राज्य माने जाते थे। जो लोकतंत्र चल रहा था, उस लोकतंत्र में बहुत अधिक कमियां थी और उस लोकतंत्र का जो चरित्र है वो बहुत दुर्बल हो चुका था। जब लोकतंत्र का चरित्र दुर्बल होगा, सत्ता में भ्रष्टता आएगी, तो यहां पर लोगों को सद्जीवन की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी और कल्याण, उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो सुकरात है वो क्या था, एक भ्रमणशील, एक दार्शनिक था, घूमता फिरता रहता था सब जगह अपने चेले चपाटियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, और लोगों को बात करने के लिए रोकता था, उनसे चर्चा करता था। जहां भी बात करने के लिए लोगों को रोकता था, वहां भीड़, हुजूम लग जाता था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे और वहां पे ये चर्चा शुरू कर देता था। इसकी चर्चा का बहुत अधिक जो मूल तत्व होता था वो शासन व्यवस्था की विफलता या उसकी कमियां होती थी। वो लोगों से प्रश्न पूछता था, बताइए कि एथेंस का जो लोकतंत्र है उसका चरित्र पतित क्यों हो रहा है, एथेंस में जो शासन व्यवस्था है विफल क्यों हो रही है, तंत्र विफल क्यों हो रहा है, वो जनता के लिए काम क्यों नहीं कर पा रहा है। ऐसे जब प्रश्न पूछता था तो लोग उसके लिए अपने अपने तर्क देते थे, उत्तर देते थे। जब वो उत्तर देते थे तो उन उत्तरों को वो एक एक करके काटता था और काट करके फिर फाइनली अपने उत्तर को सामने रखता था। जैसे उसने लोकतंत्र के बारे में फाइनली अपने उत्तर को सामने रखा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चरित्र से कमजोर लोगों को भी उच्च पद प्राप्त हो जाते हैं चुनाव के माध्यम से। जिन लोगों में अयोग्यता है, जो लोग सत्ता संचालन नहीं कर सकते, केवल अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर के उच्च पद पर जाना चाहते हैं, राज्य हित उनका मुद्दा नहीं होता, राज्य हित उनका उद्देश्य नहीं होता, वो लोग भी कहां पहुंच जाते हैं साथियों, उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। और जब ये उच्च पद पर जाते हैं तो चूंकि ये अयोग्य हैं, तो अयोग्यता की वजह से क्या करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। और यही कारण है कि जो एथेंस का नगर राज्य है वहां पर शासन व्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर और विफल हो गई। आप जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में रहते हुए उस देश की सत्ता, शासन व्यवस्था और सरकार के खिलाफ आप बोलते हैं। अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को बुरा लगेगा और सरकार क्या करेगी, अपनी शक्ति का प्रयोग करके आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। तो ऐसा ही सुकरात के साथ हुआ। सुकरात को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश क्या की गई, वो सफल भी हो गए, क्योंकि सुकरात एक नैतिक व्यक्ति था। सुकरात को क्या किया गया, विष का प्याला दिया गया और कहा गया इसको पी करके अपने जीवन को समाप्त कर लो। अब प्रयोजन मूलक व्याख्या यहां पर देखिएगा। जब सुकरात को क्या किया गया, विष का प्याला दिया गया, किसके लिए, ध्यान रखिएगा, जब उसे मृत्युदंड दिया गया उस समय, कि भाई उसको पी करके अपने जीवन की लीला समाप्त कर ले। वो यहां पर सुकरात के मित्रों ने, सहयोगियों ने और शिष्यों ने बोला कि भाई आपके पास इतने बड़े, इतने अधिक संख्या में शिष्य हैं, इतने बड़े संख्या में सहयोगी हैं, आप उनकी मदद लीजिए और हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। आप कारागार से, जेल से भाग जाइए, एथेंस से बाहर चले जाइए, दूसरे नगर राज्य में चले जाइए, अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि जीवन रहेगा तो आगे सब कुछ है। जीवन की जो भौतिक आवश्यकता होती है वो सबसे बड़ी होती है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, सुकरात यहां पे तर्क देते, प्रयोजन मूलक व्याख्या। एक तर्क देता है सुकरात, ये कहता है कि नहीं, मुझे मृत्युदंड का वरण करना है। मृत्युदंड का वरण क्यों करना है, इसलिए ताकि मैं इस नगर राज्य की संपूर्ण जनता और सभी व्यक्तियों को यह संदेश पहुंचा सकूं कि कानून का पालन करना कितना आवश्यक होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? उद्देश्य है, वो अपने जीवन की भी चिंता नहीं कर रहा साथियों। भौतिक कारण क्या है वहां पर, भौतिक नीड क्या है, भौतिक आवश्यकता क्या है कि जीवन बना रहेगा तो आगे दर्शन के अन्य सिद्धांतों को भी प्रतिपादित कर देगा सुकरात। लेकिन सुकरात ने कहा नहीं, जीवन की आवश्यकता नहीं है, मेरा उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यह है कि हर एक व्यक्ति को यह बात अच्छे से गांठ बांध लेनी चाहिए कि सरकार ने जो नियम और कानून बनाए हैं उन नियम और कानूनों का अक्षरशः पालन किया जाए। अगर अक्षरशः पालन नहीं किया जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी और हर एक व्यक्ति का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। आप सोच सकते हैं साथियों कि प्रयोजन मूलक व्याख्या के अंतर्गत उस बात को कहने के लिए, उस बात को बताने के लिए उसने अपने जीवन तक को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, साध्य। आप क्या कर रहे हो, आज टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। कई बार साथियों ये होता है टीजीटी पीजीटी की तैयारी में कि आपका स्वास्थ्य खराब है, आप बीमार हैं, या मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, रूम लेकर के आप अपने घर से बाहर यहां प्रयागराज आकर के रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। कई बार होता है 2-2, 3-3 दिन आपको खाने की भी सुध नहीं रहती। जीवन की भौतिक आवश्यकता है, भोजन मिलना चाहिए, ठीक है। जीवन की भौतिक आवश्यकता है कि ठंड है तो आपको गर्म कपड़े मिलने चाहिए। आपको किसी चीज का होश ही नहीं है, एक ही होश है, एक ही उद्देश्य है कि इस बार टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। उद्देश्य, कभी कभी उद्देश्य इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जीवन में कि आप भौतिक आवश्यकताओं की तरफ भी ध्यान देना बंद कर देते हैं।
ये कौन कहता है साथियों? सुकरात कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बात से सुकरात की प्रयोजन मूलक व्याख्या आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि सुकरात क्या तर्क देते हैं। सुकरात का तर्क है कि मनुष्य की गतिविधियां केवल भौतिक कारणों से नियमित और नियंत्रित नहीं होती, बल्कि उसे लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय, साध्य भी क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। लिख लीजिए साथियों इसको जल्दी से, दो तीन लाइनों में चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश, और मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लिख लीजिए साथियों। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, आकृति सिद्धांत। आकृति सिद्धांत या ज्यामिति सिद्धांत। देखिए ज्यामिति सिद्धांत क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि देखिए लक्ष्य क्या है? सत्य ज्ञान की प्राप्ति। लक्ष्य क्या है? सत्य ज्ञान की प्राप्ति। और सत्य ज्ञान की प्राप्ति में सुकरात कहते हैं कि जो ज्यामिति सिद्धांत है या ज्यामिति है या आकृतियां हैं, ये बहुत अधिक सहायता करती। कैसे सहायता करती हैं? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, लक्ष्य क्या है? सत्य ज्ञान की प्राप्ति। लक्ष्य क्या है साथियों? सत्य ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान रखिएगा, जो ज्यामिति के साधन हैं उनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं? सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो ज्यामिति उसमें होता क्या है? ज्यामिति में, ट्रिग्नोमेट्री में होता यह है कि आकृति की सहायता से आप नियमों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? आकृति की सहायता से नियमों का पता लगाते हैं। त्रिभुज की आकृति बनाई, आकृति बना करके उसके सहायता से एक यूनिवर्सल लॉ या वाइड स्प्रेड लॉ बना दिया, ऐसा लॉ जो सब जगह एक जैसा चलेगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल पहले समझिएगा, एक बहुत बड़ी बात इसमें छिपी हुई है। इन चीजों को लिखते आइए साथियों, मैं किनारे इसलिए हट रहा हूं कि आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है? लक्ष्य सत्य ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इस हेतु ज्यामिति को साधन के रूप में अपनाया जाए, सुकरात कहते हैं। साथियों ज्यामिति में आकृति की सहायता से ही क्या होता है? नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। अब एक एग्जांपल देना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी त्रिभुज बनाए जाते हैं उसमें रेखाएं खींची जाती, जब भी साथियों त्रिभुज बनाए जाते हैं उसमें रेखाएं खींची जाती हैं, तो रेखाओं को खींचते समय रेखाओं की मोटाई चौड़ाई बदल सकती है। ठीक है, जबकि एक शुद्ध त्रिभुज में ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब रेखाओं की मोटाई चौड़ाई बदलनी नहीं चाहिए। लेकिन जब रेखाओं की मोटाई चौड़ाई बदल गई, उसके बाद भी, बदलने के बाद भी ये जो एक कमजोर सा त्रिभुज बना, थोड़ा सा अपूर्ण सा त्रिभुज बना, वो पूर्ण त्रिभुज का प्रतिबिंब होता है, पूर्ण त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ठीक उसी प्रकार साथियों ध्यान रखिएगा, जब हम एथेंस नगर राज्य की बात करते हैं तो एथेंस नगर राज्य, ये कहते हैं सुकरात की, एथेंस नगर राज्य में हजारों कमियां हैं, हजारों अपूर्णताएं हैं, लेकिन उसके बाद भी वो राज्य की व्याख्या करने में एक साधन का काम कर सकता है। जैसे एक अपूर्ण आकृति ज्यामिति के सिद्धांत के निर्माण में सहायक हो सकती है, वैसे ही एक नगर राज्य जो अव्यवस्थित है, जिसमें कमियां हैं, जिसमें बहुत सारी विकृतियां हैं, ये सब होने के पश्चात भी वो राज्य के बारे में एक पूर्ण व्याख्या करने में साधन के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, पहले इसको क्या करिएगा, लिखेंगे आप। सबसे पहले लिखना है लक्ष्य सत्य ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद लिखना है इस हेतु ज्यामिति को साधन के रूप में अपनाया जाए। ज्यामिति में आकृति की सहायता से ही क्या होता है? नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। एग्जाम्पल एक लिख लेंगे साथियों अलग से कि त्रिभुज बनाते समय, लिखा हुआ है कि त्रिभुज बनाते समय जो रेखाएं खींची जाती हैं उनकी मोटाई चौड़ाई में अंतर आ जाता है, जबकि शुद्ध त्रिभुज में ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध त्रिभुज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो क्या होगा साथियों, देखेंगे आप, इसी चीज को हमें यहां ध्यान में रखना है। यह लिखा हुआ है अर्थात व्यावहारिक रूप से निर्मित त्रिभुज की आकृति अपूर्ण होते हुए भी एक पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ण वस्तु क्या है? एक सटीक त्रिभुज, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। भले ही क्या है? अपूर्ण है, अशुद्धता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुद्ध का आभास करा रही है, शुद्ध की मिरर इमेज के रूप में काम कर रही है। साथियों ठीक उसी प्रकार लिखा हुआ है कि हमारा नगर राज्य, मतलब एथेंस का नगर राज्य अपूर्ण होते हुए भी राज्य की प्रकृति को समझने में सहायता देता है। क्या करता है? राज्य की प्रकृति को समझने में सहायता देता है। अपूर्णता है, राज्य में कमियां हैं, बहुत सारी विफलताएं हैं, लोगों के सामने बड़ी समस्याएं खड़ा कर रहा है राज्य। उसके बाद भी जब राज्य की प्रकृति को समझने आप जाएंगे तो सुकरात कहते हैं जो नगर राज्य वो क्या करेगा? उसमें आपके लिए साधन का काम करेगा, सहयोग करेगा। आप एथेंस नगर राज्य को समझ करके फिर आदर्श राज्य की कल्पना तक पहुंच सकते हैं। कमियां ये बताएंगे क्या चीजें ठीक करनी है, अच्छाइयां ये बताएंगे इन चीजों को लेकर के चलना है।
ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? सुकरात के अनुसार, सुकरात क्या कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से जब हम क्या करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या चीजें आ जाती, सेंसरीज। ज्ञानेंद्रियों में साथियों आंख से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। क्या होता है साथियों, लिखा है ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमें आकृतियों का क्या होता है, विकृत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने कहा है कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमें क्या मिलता है, विकृत प्रतिबिंब। आप ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ही चीजों को देख करके, छू करके, सूंघ करके, सुन करके क्या करते हैं, प्रकृति किसी वस्तु या पदार्थ के बारे में अपना विचार बनाते हैं। यह विचार विकृत है, यह विचार विकृत है। कौन कहते हैं विचार विकृत है? सुकरात कहते हैं ये विचार विकृत है और इस विचार को अब सत्य के निकट लाने की आवश्यकता है। तो कैसे लाया जाएगा? कहते हैं सुकरात साथियों कि जब आप क्या करते हैं, आकृतियों को महसूस करते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अब उसको सही करने का, विकृतियों को दूर करने का तरीका क्या है? तरीका है कि वहां पर तर्क का उपयोग करिए और प्रयोजन मूलकता का प्रयोग करिए। तर्क का प्रयोग करिए और प्रयोजन मूलकता का प्रयोग करिए। वही चीज लिखी साथियों, देखेंगे, लेकिन तर्क विद्या और प्रयोजन मूलक पद्धति का प्रयोग करके इस विकृत प्रतिबिंब के पीछे के सत्य ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है साथियों। यह कहा जा रहा है, आपने क्या किया, आपने ज्ञानेंद्रियों मतलब आंख, नाक, कान इत्यादि की सहायता से क्या किया, किसी भी वस्तु या किसी भी आकृति या किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को क्या किया, निरीक्षण में लिया। निरीक्षण किया आपने। निरीक्षण करने के पश्चात अब जो निरीक्षण के बाद आपके मन में भाव बने, विचार बने, वो क्या है, विकृत है। विकृत क्यों है? क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से जो चीजें आपने अंदर ली वही विकृतिपूर्ण है, उसका सही प्रतिबिंब नहीं बना, विकृत प्रतिबिंब बना। अब उसको आप सही करेंगे तो कैसे होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। सही करने के लिए उस प्रतिबिंब को आपको तर्क विद्या से जांच परख करनी पड़ेगी और तर्क विद्या के साथ साथ प्रयोजन मूलकता से जांच परख करनी पड़ेगी। अपने आप क्या करेंगे, उस विकृति को हटा करके उस निरीक्षण के बाद आप सत्य ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपने जो आकृति दिमाग में बनाई उसकी विकृति दूर करने के लिए तर्क विद्या और प्रयोजन मूलकता का उसमें उपयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए साथियों, जल्दी से मैं अलग हो जाता हूं। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही साथियों। एक दिन में एक थिंकर मैं कंप्लीट कर रहा हूं। ये बिल्कुल बेसिक थिंकर है साथियों। इसके बाद प्लेटो, एरिस्टोटल बहुत बड़े थिंकर, उनके बहुत सारे विचार हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं, लेकिन ये बेस आपको पता चल जाएगा तो अपने आप प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमने 3 विचार किसके डिस्कशन में लिए, 3 विचार डिस्कशन में लिए साथियों, सुकरात के। सबसे पहले तर्क विद्या, नंबर 1 तर्क विद्या, दूसरा हमने देखा साथियों प्रयोजन मूलकता और तीसरा देखा आकृति या ज्यामिति का सिद्धांत। ये सारी की सारे सिद्धांत या विचार किस लिए दिए गए हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए दिए गए हैं, या बोल सकते हैं सारे के सारे जो विचार दिए गए सत्य के अधिक निकट पहुंचने के लिए दिए गए। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। जब हम निष्कर्ष देखेंगे सुकरात का तो सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हैं सुकरात ने क्या किया है अपने चिंतन में, ज्ञान को प्रमुखता दी है। किसको प्रमुखता दी है साथियों? ज्ञान को, नॉलेज या ज्ञान को प्रमुखता दी है। जब हम दार्शनिक की बात करते हैं पुराने जमाने में, तो दार्शनिक का मतलब क्या होता है? दार्शनिक का मतलब साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर एक इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक व्यक्ति होता है, ठीक है ना। दर्शन को सबसे ऊंचा ज्ञान माना जाता था उस समय, तो जिसके पास सर्वाधिक ज्ञान है उसको दार्शनिक कहा जाता था। देखेंगे आगे जब हम बात करते हैं किसकी, अरस्तु की, सॉरी हम जब बात करते हैं अरस्तु के गुरु, प्लेटो के गुरु सुकरात की। जब हम सुकरात की बात कर रहे हैं साथियों, तो यहां सुकरात क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है वो सत्य है, सत्य है, और जो असत्यता है वही अज्ञानता है। जो असत्यता है वही अज्ञानता है। व्यक्ति हमेशा सत्य की खोज में रहता है, व्यक्ति हमेशा सत्य की खोज में रहता है, और जिस दिन उसे सत्य प्राप्त हो जाता है, जिस दिन उसे सत्य प्राप्त हो जाता है साथियों, आप देखेंगे सत्य प्राप्त होने के बाद असत्य से उसका रिश्ता वैसा ही टूट जाता है, मतलब अज्ञानता वैसे ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अज्ञानता को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि आप ज्ञान की ओर बढ़ते चलें। ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए जो पहला कदम होता है वो सद्जीवन होता है। जब तक जीवन में सद्गुण नहीं होंगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा सुकरात कहते हैं। देखिए यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, जो ज्ञान है ध्यान रखिएगा वो सत्य से जुड़ा हुआ है, जबकि अज्ञान किससे जुड़ा हुआ है साथियों, देख रहे हैं, असत्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर कि जो मनुष्य है, मनुष्य स्वभाव से ही क्या है, ध्यान रखिएगा, सत्य का अन्वेषण करता है। क्या करता है? स्वभाव से ही सत्य का अन्वेषण करता है, और ज्ञान प्राप्ति
और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उसे अपनाने से वो बिल्कुल भी नहीं चूकता, मतलब असत्य या अज्ञानता को वो छोड़ देता है। ठीक है साथियों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट में इसको, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल जो क्रीम होती है ना साथियों, मेन पॉइंट्स हो रहे हैं, केवल वही पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, आपको दे दिए सुकरात में। मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है निष्कर्ष की, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हमने ज्ञान को सत्य से और अज्ञानता को असत्य से जोड़ करके देखा। अब दूसरा जो निष्कर्ष यहां पर आपके सामने लिखा हुआ वो क्या है साथियों? दूसरा निष्कर्ष आपके सामने लिखा हुआ है कि एक आदर्श राज्य की अगर स्थापना करनी है, एक आदर्श राज्य की अगर स्थापना करनी है तो बहुत जरूरी है कि सत्ता दार्शनिकों के हाथ में सौंप दी जाए। यही बात आप देखेंगे प्लेटो में भी, ठीक है ना। कानून नहीं, कानून महत्वपूर्ण नहीं है, एक सबसे विवेकशील, सबसे समझदार, सबसे ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता आ जाएगी तो वहां पर आप देखेंगे आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी। एक ऐसा राज्य सभी के अच्छाई के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी को सद्जीवन प्रदान करने के लिए काम कर सकता है, और लोकतंत्र में यह संभव नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सुकरात ने यह बात कही थी, इस चीज को यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तम या आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए, ध्यान रखिएगा, सत्ता दार्शनिकों के हाथ में सौंपना चाहिए। सत्ता क्या करना चाहिए? दार्शनिकों के हाथ में सौंपना चाहिए। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए साथियों, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको कंक्लूड कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सुकरात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे। अब यूनान में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसको डेल्फी मंदिर नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एथेंस में है डेल्फी मंदिर। एक बार डेल्फी मंदिर से एक भविष्यवाणी हुई। कहां से भविष्यवाणी हुई? डेल्फी मंदिर से, कि सुकरात तुम एथेंस के सबसे बुद्धिमान और सबसे ज्ञानवान व्यक्ति हो। सुकरात ने जब ये भविष्यवाणी आकाशवाणी सुनी, सॉरी आकाश से वाणी हुई, तो उसको हम आकाशवाणी कहेंगे, ऐसा कहा जाता है, ऐसे पुराने लिटरेचर्स में लिखा है, खासकर प्लेटो के ग्रंथों में आप देखेंगे ये कहा गया कि आकाशवाणी में कि सुकरात तुम इस यूनान के सबसे बुद्धिमान, विचारशील और विवेकशील व्यक्ति हो। जब ये आकाशवाणी सुकरात ने सुनी तो उसने कहा, सिर झुका करके बहुत ही उदारता के साथ, मैं सबसे ज्ञानी व्यक्ति इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं इस एथेंस के अन्य व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अज्ञानता की सीमा कहां तक है और उसे समाप्त करके ज्ञान प्राप्ति करनी है। कितनी बड़ी बात है, इतने उदार विचार, इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति और इतना उदार विचार। आप देखेंगे डेल्फी मंदिर की ये जो आकाशवाणी है ये लोगों को चौंका देती है। इसके बाद ही क्या तैयारी हो जाती है, आप देखेंगे इसके बाद ही सुकरात को मृत्युदंड देने की तैयारी कर देते हैं वहां के लोकतंत्रवादी सत्ता धारक। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसको कंक्लूड कर देते साथियों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख करके, जब हम क्या करते हैं, तथ्य और मूल्य की बात करते हैं, तर्क और मूल्य की बात करते हैं, या विश्लेषण, सीधी सी बात है, विश्लेषण की बात करते हैं, तो विश्लेषण के लिए जो पद्धतियां होती हैं, तर्क, मूल्य, तथ्य, मूल्य, इन सब में क्या होता है साथियों, अंतर किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सुकरात की, तो सुकरात ने इस प्रकार का कोई अंतर स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार के किसी अंतर को स्वीकार नहीं किया है। उसने एक ही व्यवस्था से, एक ही नजरिए से, एक ही विचार से संपूर्ण विश्लेषण को क्या किया है, आसानी से समग्रता में कर दिया है। सुकरात के बारे में आज जो भी चर्चा हुई है साथियों, जब आगे हम प्लेटो की चर्चा करेंगे तो एक चीज आपको बड़ी समानता समझ में आएगी कि यही आदर्श राज्य, यही तर्क विद्या, यही प्रयोजन मूलकता, ये तो हमने सुकरात में पढ़ी थी, प्लेटो में कैसे चली आई। साथियों अभी मैंने आपको बताया कि जब हम प्लेटो का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर प्लेटो के वैचारिक जीवन पे सुकरात का बहुत गहरा प्रभाव था, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि प्लेटो ने अपने ग्रंथों की रचना संवाद शैली में की है और संवाद शैली में प्रमुख प्रवक्ता सुकरात को बनाया है। सुकरात को इसलिए बनाया है क्योंकि उनके विचारों को क्या कहता था कि भाई वो इतने महान विचार हैं कि उसको जनता के सामने लाना जरूरी है, चाहे लोकतंत्र के बारे में हो, चाहे समाज की समस्याओं के बारे में। तो उसने क्या किया, प्रमुख प्रवक्ता के मुंह से सबसे पहले उसके खुद के विचार कहलवाए। इवन प्लेटो ने अपने भी कई विचार क्या किए हैं, उसके मुख से कहलवा दिए। तो यहां पर आप देखेंगे हम सुकरात को समाप्त कर रहे हैं। सुकरात के पश्चात नेक्स्ट विचारक के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। साथियों विचारकों को बहुत अच्छे से इस प्रकार से क्या करिए, मिरर इमेज बना करके दिमाग में रखते चलिए। कोई कठिन नहीं है, बस थोड़े से मेहनत की जरूरत है, अपने आप सफलता आपके पास चल करके आएगी। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।